हेलो, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टीचर से कम्युनिटी में। ये है लेक्चर नंबर 35 और आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर थर्ड चैप्टर में हम पहले करेंगे। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, यानी कि जो पार्टनर हैं किसी न किसी कारण से उनके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन आ जाता है, तो परिवर्तन आने के बाद फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन जैसे ही होता है फर्म का पुनर्गठन होता है। और फर्म का पुनर्गठन किन किन दशाओं में होता है वो हम देखेंगे कि फर्म का पुनर्गठन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म किन किन दशाओं में होता है। ठीक है, तो फर्म का पुनर्गठन निम्न दशाओं में हो सकता है जब वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जब दो पार्टनर हैं, मान लो पहले उनका लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है और उन्होंने निर्णय किया कि वो भविष्य में 3:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? फर्म का पुनर्गठन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि अब उन्होंने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन कर लिया। दूसरा पॉइंट जो बनता है वो आपका बनता है नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर आता है तब भी साझेदारी का हम पुनर्गठन मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर हैं और भी, ठीक है, वो समान अनुपात में मान लो लाभ हानि बांटते हैं। ठीक है, उन्होंने नए पार्टनर सी को पार्टनर बना लिया 1/4 हिस्से के लिए, तो अब उनके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नया साझेदार आता है उससे भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है। ठीक है, पहला है वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन आ जाता है, कोई नया पार्टनर आ जाता है या फिर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है तो फर्म का पुनर्गठन होता है। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर हो जाता है, या फिर दो साझेदारी फर्मों का आपस में संविलियन यानी कि अमलगमेशन हो जाता है, यानी कि दो फर्में आपस में एक दूसरे में जुड़ जाती हैं तो उसको हम कहेंगे संविलियन, एमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म होता है, फर्म का पुनर्गठन होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो बनता है जब वर्तमान साझेदार हैं उनके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, तो जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होने के पश्चात आप क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे। यानी कि साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने के बाद क्या क्या एडजस्टमेंट की जाएंगी, क्या क्या समायोजन किए जाएंगे। वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने के बाद क्या क्या एडजस्टमेंट समायोजन किए जाएंगे। पहली एडजस्टमेंट त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात निकाला जाएगा। सैक्रिफाइस रेशियो और पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बनता है? दूसरा पॉइंट देखिए, गुडविल की एडजस्टमेंट की जाएगी। उसके बाद ख्याति के लिए लेखांकन व्यवहार किया जाएगा नंबर 2 पर फॉर गुडविल एडजस्टमेंट। उसके बाद पहला त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात निकाला जाएगा, दूसरा गुडविल की एडजस्टमेंट, तीसरा जो भी रिजर्व्स हैं, संचय और संचित लाभ, यानी कि जो भी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनके लिए लेखांकन किया जाएगा। ठीक है, रिजर्व्स और प्रॉफिट का लेखांकन करने के बाद संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। और फिर अंत में पूंजियों का समायोजन कर दिया जाता है। अंत में क्या किया जाता है? पूंजियों का समायोजन। नंबर 5 पे आपका आता है पूंजियों का समायोजन। तो जब वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन किया जाता है तो आप कौन कौन सी एडजस्टमेंट करते हैं? 5 एडजस्टमेंट करते हैं। त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात। नंबर 2 पे ख्याति के लिए एडजस्टमेंट करते हैं। रिजर्व्स और प्रॉफिट के लिए एडजस्टमेंट करते हैं। फिर संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कि उनको दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। फिर पूंजियों का समायोजन करते हैं, यानी कि कैपिटल अकाउंट बना करके पूंजी का समायोजन आप कर देते हैं। ठीक है,
इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट कि त्याग अनुपात क्या है। त्याग अनुपात, जब कोई पार्टनर आता है, यानी कि जब कोई पार्टनर आता है तो उसके हिस्से में कुछ जो पुराने पार्टनर है अपने हिस्से का त्याग कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे त्याग अनुपात, ठीक है। यानी कि इसका जो फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी कि इसको हम कहेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। नया रेशियो अगर कम हो जाता है पार्टनर का और पुराने वाला ज़्यादा रहता है तो नए पार्टनर आने से नया रेशियो ओल्ड पार्टनर का कम हो गया, यानी कि उन्होंने कुछ न कुछ त्याग किया नए पार्टनर के पक्ष में, तो इसको हम कहेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। इसके बाद है गेनिंग रेशियो, जिसको हम लाभ प्राप्ति अनुपात भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो लाभ प्राप्ति अनुपात का जो फॉर्मूला है वो है आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम चलेंगे अभी। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है ख्याति, गुडविल। गुडविल क्या होती है? गुडविल आपका क्या आशय है? ख्याति से आशय किसी फर्म द्वारा अर्जित की गई प्रसिद्धि से है। ख्याति से आशय, ख्याति से आशय किसी फर्म द्वारा अर्जित की गई प्रसिद्धि से है जो स्वामियों की मेहनत और ईमानदारी के फलस्वरूप अर्जित की गई है, ठीक है। तो ख्याति क्या है? ख्याति का मतलब है कि जो बिजनेस पुराना हो जाता है तो पुराना होते वक्त बिजनेस ने इतने साल सरवाइव किया, तो इतने साल तक बिजनेस ने जो अर्न किया है, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो प्रसिद्धि पाई है, उस प्रसिद्धि को ही हम ख्याति कहते हैं। एक परिभाषा दी गई है लॉर्ड लिंडले के अनुसार, ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। ख्याति की विशेषताएं क्या है? गुडविल की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ गुडविल, यह एक अदृश्य शक्ति है, यह एक मूल्यवान संपत्ति है, यह अधिक लाभार्जन में सहायक होती है, ख्याति का सही मूल्य ज्ञात करना कठिन है। तो ख्याति को हम देख नहीं सकते, ये मूल्यवान है, ख्याति अधिक लाभ कमाने में सहायक होती है और ख्याति का सही मूल्य ज्ञात करना कठिन होता है, ठीक है। तो ये तो थी ख्याति का मीनिंग और विशेषताएं। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो बनता आपका ख्याति की उत्पत्ति अथवा ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक, यानी कि ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, ठीक है, जिनसे ख्याति निर्धारित होती है। तो पहला जो पॉइंट बनता है इसमें देखिए क्या बनता है आपका। पहला पॉइंट देखिए, व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान, व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान, फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। व्यवसाय जितने ज़्यादा सुविधाजनक स्थान पर, यानी कि वहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सके, व्हीकल आ सके, रोड की फैसिलिटी हो, लाइट की फैसिलिटी हो, व्यवसाय जितने सुविधाजनक स्थान पर होगा व्यवसाय की ख्याति उतनी ही ज़्यादा होगी। प्रबंध की कुशलता, यानी कि व्यवसाय में अगर मैनेजर्स अच्छे हैं, अनुभवी मैनेजर्स हैं, योग्य हैं, कुशल हैं, तो उस व्यवसाय की ख्याति अपने आप ही ज़्यादा होगी। व्यवसाय की अवधि भी के ऊपर भी जो है ख्याति डिपेंड करती है, यानी कि नए व्यवसाय की ख्याति कम होगी और पुराने व्यवसाय की ख्याति आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वही व्यवसाय ज़्यादा लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है या पुराना हो सकता है जिसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, जिसने मार्केट में अच्छा कार्य किया है, ठीक है।
तो इस प्रकार व्यवसाय की अवधि यानी कि जिस व्यवसाय को मार्केट में ज़्यादा लंबी अवधि हुई है तो यानी कि उसकी ख्याति एब्सोल्युटली ज़्यादा मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका वस्तु की प्रकृति, यानी कि व्यवसाय किस प्रकार की वस्तुओं का व्यवसाय कर रहा है। यदि वो रूटीन की वस्तुओं का व्यवसाय कर रहा है यानी कि नित्य प्रयोग की वस्तुओं का व्यवसाय कर रहा है तो उसकी ख्याति ज़्यादा होगी, क्योंकि वो डेली रूटीन में काम आने वाली वस्तुएं हैं, उनकी डेली मांग बनी रहेगी तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। यदि व्यवसाय इस प्रकार की वस्तुओं का व्यवसाय कर रहा है जो कम यूज में आती हैं तो डेफिनेटली उस व्यवसाय की जो गुडविल है वो कम होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है आपका लाइसेंस का होना। लाइसेंस क्या है? प्रत्येक व्यवसाय को करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें लाइसेंस नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है। जिस व्यवसाय के पास लाइसेंस होता है उसको उसकी डेफिनेटली उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, यानी जिस फर्म के पास व्यवसाय लाइसेंस नहीं है तो डेफिनेटली उसकी गुडविल कम होगी। जोखिम की मात्रा, रिस्क इन्वॉल्वमेंट, जिस व्यवसाय में रिस्क ज़्यादा होगा उस व्यवसाय की गुडविल डेफिनेटली कम मिलेगी, और जिस व्यवसाय में रिस्क कम होगा उस व्यवसाय की गुडविल अच्छी होगी। यानी कि भविष्य में प्रतिस्पर्धा का सामना जिस व्यवसाय को कम करना पड़ेगा उस व्यवसाय की गुडविल अच्छी होगी, और भविष्य में जिस व्यवसाय को ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ेगा उसकी गुडविल अच्छी होगी, और जिस व्यवसाय को प्रतिस्पर्धा का सामना करना होता है कम होती है। ठीक है। और भी कई हैं इसमें, पूंजी की मात्रा, यानी कि जिस व्यवसाय में ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है या जिस व्यवसाय में पूंजी क्या है ज़्यादा चाहिए होती है, या जिसमें मान लो दो व्यवसाय हैं, एक में पूंजी कम लगा रखी है एक में ज़्यादा, लेकिन फिर भी दोनों की लाभ दर समान है तो वही व्यवसाय की गुडविल अच्छी होगी जिसमें पूंजी की मात्रा कम लगी हुई है। अन्य घटक भी इसमें मैटर करते हैं। अन्य घटक में आपका क्या क्या आता है? अन्य घटक में जैसे अच्छे औद्योगिक संबंध हैं, ठीक है, स्थिर राजनीतिक दशाएं हैं, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं व्यवसाय की ख्याति को प्रभावित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका ख्याति का वर्गीकरण। ख्याति को हम दो भागों में बांट सकते हैं, क्रय की गई ख्याति और स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति। क्रय की गई ख्याति वह ख्याति है जिसे हम खरीदते हैं, यानी कि भुगतान करके जिसको प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कोई व्यवसाय हम खरीद लेते हैं तो उस व्यवसाय के साथ साथ उसकी गुडविल भी आ जाती है अपने पास। ठीक है। तो ये जो ख्याति है व्यवसाय के क्रय के समय उत्पन्न होती है। इसका लेखा पुस्तकों में किया जाता है क्योंकि इसके बदले में आपने इसका भुगतान किया है। इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा सकते हैं। स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति क्या है? यह ख्याति एक चालू करंट बिजनेस में उस व्यवसाय की विशेषताओं के कारण उत्पन्न होती है। ये व्यवसाय के अंदर लंबे समय के दौरान अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की ख्याति का मूल्य सही नहीं लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ख्याति को हम क्रय की गई ख्याति और स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें? ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब कब पड़ेगी? देखिए, नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जब वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, यानी कि पार्टनर के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो गुडविल निकालनी पड़ेगी। कोई नया साझेदार व्यवसाय में आ जाता है तो गुडविल आपको निकालनी पड़ेगी। जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी। जब फर्म बेची जाती है तो गुडविल निकालनी पड़ेगी। जब फर्म का किसी अन्य फर्म के साथ एकीकरण हो जाता है
तो आपको गुडविल निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से गुडविल की आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, 5 तरीके से। जब वर्तमान साझेदारों के मध्य लाइवाज अनुपात में परिवर्तन होता है, कोई नया पार्टनर आता है, कोई पार्टनर अवकाश ग्रहण करता है, फर्म बेची जाती है या फर्म का अमलगमेशन किया जाता है। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां कितनी हैं? ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियां हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है? औसत लाभ विधि क्या है? यह ख्याति के मूल्यांकन की बहुत ही सरल विधि है, आसान विधि है। इसमें हम प्रॉफिट का एवरेज निकाल लेते हैं। मान लो 4 साल का प्रॉफिट दे रखा, पहले साल मान लो 50,000 हुआ, दूसरे साल 20,000 हुआ, तीसरे साल 30,000 हुआ, चौथे साल 40,000 हुआ। तो इन चारों को हम जोड़ लेंगे, 5 2 7 और 3 10 और 4 1 40। फिर 1 40 का हमने टोटल किया और इसको कितने साल का? ये 4 का, 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, 4 तिये 12, 4। इस प्रकार से एवरेज प्रॉफिट आपका 35 था। इस तरीके से हम निकालते हैं, यानी कि जितने साल का प्रॉफिट दे रखा है उन सभी ईयर्स का प्रॉफिट हम जोड़ लेंगे और फिर जितने साल का है वो उतने साल से उसको भाग दे देंगे। यानी कि 4 साल का प्रॉफिट मान लो 1.5 लाख आया, तो इसको 1.5 लाख किया और फिर इसको 4 से भाग दे दिया। इस तरीके से आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब इसमें गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? एवरेज प्रॉफिट से। तो एवरेज प्रॉफिट में अगर आपको गुडविल निकालनी है तो एवरेज प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका बनता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड भी वैसे ही है जैसा आपका ये बनता है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया। इसके बाद आप देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है आपका। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या है। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट होता क्या है? यानी कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा होता है उसको हम क्या कहेंगे? सुपर प्रॉफिट कहेंगे। यानी कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपका क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट यहाँ निकल के आएगा। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि दूसरी संस्थाओं में उसी पर एक फर्म जो होती है उसी प्रकार का व्यवसाय करने वाली दूसरी फर्म में नॉर्मली रेट से जो प्रॉफिट होता है एक्चुअल में उससे अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? सुपर प्रॉफिट कहेंगे। तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपका सुपर प्रॉफिट होता है। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का एक ये तरीका है, देखिए कैसे आप ये निकालते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का जो तरीका है वो है आपका, देखिएगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टेड, व्यवसाय में जितनी आपने पूंजी लगाई गुणा में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटे 100 करके आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। फिर आप उसमें नॉर्मल प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं, आपका सुपर प्रॉफिट आ जाता है। अब गुडविल कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से गुणा कर देंगे तो आपकी गुडविल आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करते हैं। देखिए गुडविल सुपर प्रॉफिट गुणा में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे आया? एक्चुअल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आया? कैपिटल इन्वेस्टेड गुणा में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटे 100 करके। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से आप ये करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप कैपिटलाइजेशन मेथड को भी यूज कर सकते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ जैसे कैपिटल इन्वेस्टेड था ना,
यहाँ पे आप कर देंगे एवरेज प्रॉफिट गुणा में 100। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है। यहाँ थर्ड जो मेथड है इसको हम देख रहे हैं अभी, पूंजीकरण विधि, ठीक है, थर्ड में। अब देखो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है औसत लाभ का पूंजीकरण विधि से, तो इसमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट क्लियर गुणा में 100 बटे में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि एवरेज प्रॉफिट को 100 से गुना करके जो नॉर्मल रेट है उससे निकाल देंगे तो उसका कैपिटलाइज वैल्यू आ जाए, यानी कि वो पूंजी कितनी पूंजी पे ये लाभ हुआ है, औसत लाभ ये निकल के आएगा आपका, ठीक है। इसी प्रकार से सुपर प्रॉफिट का हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट को भी एज इट इज लिख देंगे, सुपर प्रॉफिट गुणा में 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, तो वो कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और फिर ख्याति की गणना कैसे करेंगे, जो ये निकल के आएगा इसमें से वास्तविक पूंजी जो आपने विनियोजित की है वो घटा देंगे, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से सुपर प्रॉफिट मेथड और आप कैपिटलाइजेशन मेथड को कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आज हमने किया स्टार्टिंग का पॉइंट आपका ये था कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, इसमें आपने पढ़ा कि कैसे कैसे आप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन करते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा सेकंड पॉइंट ख्याति, ख्याति का अर्थ, विशेषताएं, ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक, ख्याति के प्रकार, और इसके बाद आपने पढ़ा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का आपका ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। डियर स्टूडेंट घर रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।